अच्छा क्वेश्चन देखिए 27, कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। अब खामोश, रिक्वायरमेंट को समझना है। अकाउंटिंग के क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट की समझ नहीं लगी तो पेपर फेल, ये बात कंफर्म है। रिक्वायरमेंट की समझ लग गई है, गलतियां हो गई हैं कैलकुलेशन के अंदर, पेपर पास हो जाता है। कैलकुलेशन में गलती वेरिएबल होती है, बट कॉन्सेप्ट मतलब सवाल किसी और तरह से प्रेजेंट करके आ जाओ, ये वेरिएबल नहीं, वो नहीं पास करता, 0 नंबर देता है उस सवाल में। मतलब इसमें उसने आपसे जो सवाल पूछा, आपने अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट उसको नहीं करके आए, वो नहीं नंबर देता उस सवाल के। ये नहीं कि सारे नंबर काटेगा, उस सवाल का कोई नंबर नहीं देगा। हाँ, अगर आपने उसी तरह से जो उसने पूछा वही किया है, उसकी कैलकुलेशन में गलती है, नंबर मिलेंगे आपको, आधे मिले, 75% मिले, 80% मिले, फिर नंबर मिलेंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा रिपोर्टिंग का पेपर बहुत अच्छा होता है, फिर भी बच्चों का फेल हो जाता है, सिर्फ इसी वजह से। कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर बंदों का बहुत मुश्किल होता है, पेपर मुश्किल अटेम्प्ट करके आते हैं, फिर भी पास हो जाता है, क्योंकि वहां रूल्स नहीं है। वो जैसे भी हल करके आओ, उसमें जितना ठीक लिख कर आओगे उसके नंबर मिलेंगे। ये सारा ठीक लिख कर आ जाओ, बट वो वाला काम नहीं किया, उसकी प्रेजेंटेशन वैसे नहीं की जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी, वो उड़ा देगा। देखिए इस पूरे सवाल के अंदर, पूरे ईपीएस के अंदर हमने फाइंड तो ईपीएस ही करना है, लेकिन अगर वो डिस्क्लोजर पूछेगा तो उसका स्टाइल और हो जाएगा, कैलकुलेशन वर्किंग सब वही, सारा कुछ करके आ जाएंगे, बट उस फॉर्मेट में लेकर आएंगे, वो नंबर नहीं देगा। तो इसमें देखिए, कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, प्रिपेयर डिस्क्लोजर नोट। हमें फौरन पता चल गया कि ये IAS 33 के डिस्क्लोजर पूछ रहा है, और ये क्या लिखा हुआ है, एंड, इसका मतलब है उसने ये भी पूछा है और उसके डिस्क्लोजर भी पूछे हैं, 2 सवाल इसके अंदर पूछे। अगर आप सिर्फ नोट बनाकर आ जाओगे तो आधे नंबर मिल जाएंगे, या जितने उसने इसके मार्किंग स्कीम में नंबर लिखे हुए हैं वो आपको नंबर मिल जाएंगे। बट अगर आपने इसका सवाल का जवाब और इसके सवाल का जवाब ना दिया तो फिर वो नंबर भी नहीं देगा। तो हम भी शुरू करते हैं, एक बेसिक ईपीएस फाइंड करते हैं, फिर डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करते हैं, फिर उसके नोट्स बनाते हैं। और उसने कहा कंपैरेटिव आर नॉट रिक्वायर्ड, ये तो और अच्छा हो गया। साल है हमारा दिसंबर 2007, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न्ड बाय AAZ लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 127.83, द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। लो जी, एक काम तो उसने करके दे दिया, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर दे दी। अब आपके दिमाग, पहले सवाल करके आया करो, वहां आपको परेशानी आएगी, वो फिर यहां पर आकर पूछा करो, वो फिर लिख लिया करो अपनी समरी के अंदर कि इस सवाल का ये मतलब है। डिटेल ऑफ पोटेंशियल होल्डिंग शेयर, दिसंबर 2007, द कंपनी हैड इशूड डिबेंचर which were convertible, 3 convertible into 3 million ordinary share। उसने खुद ही कह दिया है कि डिबेंचर हैं जो कि 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। का मतलब है वो फिर नहीं करने की जरूरत, डायरेक्ट उसने कहा है कि इतने डिबेंचर को 3 मिलियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये है इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर। द डिबेंचर होल्डर कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन। दिसंबर 2009, हम कहां पर खड़े हैं, 2007 में, इसका मतलब है ये पोटेंशियल शेयर होल्डर हैं, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है। उसके बाद वो आगे वो कहता है, इफ द डिबेंचर आर नॉट कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर दे शैल बी रिडीम्ड द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर फॉर द ईयर 7.5 मिलियन, दैट इज द इंक्रीमेंटल अर्निंग। क्योंकि डिबेंचर है ना, तो उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, जिस दिन ये ऑर्डिनरी शेयर बनेंगे उस दिन इंटरेस्ट हमारा बच जाएगा। नंबर 2, ये इस पॉइंट में सारी बातें क्लियर हो गई। ये पंखा तो बंद कर दो, कुछ बच्चों को नींद आई जा रही है। प्रेफरेंस शेयर्स इशूड इन 2004 convertible into 4 million ordinary share at the option of the preference shareholder.
द कन्वर्जन ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड ऑन दिसंबर 2010, ये भी क्या हो गया, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। द डिविडेंड पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स ड्यूरिंग 2007 इज रुपीज, अच्छा इसमें उसने ये नहीं बताया कि रिडीमेबल है या इररिडीमेबल है, तो आपके पास ऑप्शन है, इसको जो मर्जी लिखकर नीचे नोट दे दें। फिर अगर आप ये पूछें कि सर प्रेफरेबल ऑप्शन कौन सी है, तो फिर इररिडीमेबल। अगर आप ये कहें कि सर साइलेंट केस है, हम क्या माने इसको, तो फिर क्या मानोगे, इररिडीमेबल। ये ज्यादा प्रैक्टिस होती है, आई क्या भी इस तरह से हल करता है, बट अगर आप रिडीमेबल से मान लिया तो फिर एंड पे नोट भी दोगे। तो अगर इररिडीमेबल माना है तो नोट देने की जरूरत नहीं है, रिडीमेबल माना है तो आप लिखेंगे वी आर अज्यूम टू प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये दोनों। उसके बाद द कंपनी हैज इशूड ऑप्शन कैरिंग द राइट टू एक्वायर 1.5 million ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन या आफ्टर दिसंबर 2007 एट अ स्ट्राइक रेट इज 9.90 ड्यूरिंग द ईयर द एवरेज मार्केट प्राइस इज 11। बताओ ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस अगर कम हो तो ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा हो तो ऑप्शन एक्सरसाइज तो है। ये भी क्या टैक्स रेट है, इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों पॉइंट आई कैप ने गिवन किए हैं ना, ये आपके बेसिक ईपीएस को जरा बराबर फर्क नहीं डालेंगे। ये सारे डाइल्यूटेड ईपीएस के हैं और रैंकिंग के साथ हल होंगे। उसने दो काम हमसे पूछ रही है, एक काम तो पूछा कि बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करो, और दूसरा ये भी पूछा कि उसके नोट्स भी बनाओ। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, नाम लिख देंगे उसका और यहां पर लिख देते हैं बेसिक ईपीएस। फार्मूला लिखेंगे अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। हाँ जी, अर्निंग कितनी है 127.83 डिवाइडेड बाय, उसने खुद ही दे दिए 85 अच्छा वो इसने अगर हमने इररिडीमेबल मानना है तो फिर वो अच्छा यहां पर एक सवाल होता है कि सर आप तो कहते हैं कि उस प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से बेसिक ईपीएस पे फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल शेयर होल्डर की वजह से बिल्कुल नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है, अगर आपके पास आज के स्टेटस में वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो डिविडेंड तो दे रहे हैं, फ्यूचर में उन्होंने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बनना है, आज वो डिविडेंड तो दे रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड जिसे हम कहते हैं, तो वो जो ऑर्डिनरी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की वजह से वो अफेक्ट नहीं कर रहा, वो किस वजह से कर रहा है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होने की वजह से। तो उसके पास डुअल कैपेसिटी है, एक वो कन्वर्टेबल भी है और एक वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है। तो वो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उस वजह से उसका डिविडेंड यहां पर काउंट हो रहा है, तो माइनस 2.45 1.4 ये हमारा आंसर एक आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 में भी ऐसा ही काउंटर उन्होंने नहीं माना। चलिए 28 वो रिडीमेबल है, वैसे भी करना है, 28 भी करना है। हाँ जी, उसके बाद आ जाए डाइल्यूटेड ईपीएस। उसके लिए काम क्या करना पड़ेगा हमें, रैंकिंग, क्योंकि एक से ज्यादा है, सारे बारी बारी करते हैं सबसे पहले। अच्छा अगर इस तरह से तीनों आ जाए ना तो अच्छा तरीका ये होता है कि हम थोड़ा ताकि हमारे कम से कम टाइम लगे, यहां पर हम लिख लें इंक्रीमेंटल अर्निंग, या इंक्रीज इन अर्निंग, यहां पर लिख दें इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर, यहां पर लिख दें इंक्रीमेंटल ईपीएस और यहां पर दे देंगे रिमार्क्स, ऐसे कर देंगे। सबसे पहले लिख देंगे बॉन्ड्स डिबेंचर। हाँ जी, डिबेंचर की वजह से अर्निंग में कितना चेंज आएगा, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 70%, ऐसा होगा या नहीं,
या 70% नहीं करेंगे? करेंगे। तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.25। हाँ जी, पी शेयर्स का डिविडेंड है 2.45, करना चाहिए या नहीं? इसका 70% लेंगे, डायरेक्ट ले लें? ये विदाउट 2.45, सॉरी यहां पर आना है 2 और ये हैं प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद ऑप्शन है, ऑप्शन में कोई फर्क नहीं। फिर उसके बाद इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर उसने खैर से खुद ही दे दिए, कहता है इसके 3 मिलियन है, इसके 4 मिलियन है, तो यहां लिख देते हैं 3 मिलियन, यहां लिख देते हैं 4 मिलियन, और इसके लिए एक फार्मूला बन जाएगा। नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हैं? मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मार्केट प्राइस, याद है ना फार्मूला, माइनस एक्सरसाइज प्राइस 9.9 0. हाँ जी, अब ये लिखते जाए, इनको आपस में डिवाइड करें 1.75 फिर 0.61 फिर 0। सर ये जो नेट ऑफ टैक्स का इफेक्ट है सिर्फ हम ये बॉन्ड्स और डिबेंचर पे टैक्स नहीं लेते, पी शेयर में नहीं लेते बस, बाकी अगर कोई भी हाँ बाकी पी शेयर कोई भी हो, चाहे रिडीमेबल हो चाहे रिडीमेबल हो, उस पे नहीं लेते। बाकी किसी भी किस्म की फाइनेंसिंग है तो लेते हैं ही 3, या पी शेयर होंगे, बाकी सब कुछ को बॉन्ड वो उसमें लोन में कवर करते। हाँ जी, करें जरा अर्निंग को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स पे, इंक्रीमेंटल आगे सॉरी रिमार्क्स देनी आप। अच्छा, इसमें ना कुछ बाबे कहते हैं कि एक तो रैंकिंग हम यहां से देख के कर लेते हैं। सबसे पहली रैंकिंग किसकी होगी? रैंकिंग 1, रैंकिंग 2 और रैंकिंग। कुछ बुजुर्गों का फरमान है कि आप इनको इसके साथ कंपेयर करके भी डाइल्यूटेड या एंटी डाइल्यूटेड का फैसला कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो आपका इंक्रीमेंटल ईपीएस इससे कम आ रहा होगा वो डाइल्यूटेड होगा, और अगर इससे ज्यादा आ जाए तो वो एंटी डाइल्यूटेड, और ज्यादातर ऐसा होता भी है, बट ये कहीं 100% काबिल कबूल नहीं माना जाता। शायद कभी कभार ऐसा आ जाए कि ये ज्यादा होने के बावजूद भी शायद कम आ सकता हो, इसलिए इस तरीके को सजेस्टेड आंसर के अंदर डायरेक्ट वो अप्लाई तो कर देता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम अप्लाई होता है। तो ये इसमें अगर आप देखें तो जो रैंक नंबर 3 है उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है हो सकता है ये एंटी डाइल्यूटेड, बट यहां पर ये दोनों क्या होंगे? डाइल्यूटेड। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हमारा काम ये है कि सबसे पहले लिखेंगे आफ्टर, पहले कौन सी रैंक 1 है ना, ऑप्शन। मैंने आपको एक सजेशन दी थी कि इनको हल करके लिखा करो। ये कितना है हल करके लिखेंगे? 125 हल करके लिखेंगे ना तो हमें ऐड करने में आसानी होगी। जी कैसे करते होते हैं? अर्निंग में अर्निंग ऐड, नंबर ऑफ शेयर में नंबर ऑफ शेयर। अर्निंग आपकी आ रही है जी 125.38 ओवर 85.22 हो गया। अर्निंग में अर्निंग ऐड और नंबर ऑफ शेयर में नंबर ऑफ शेयर ऐड। कितना? अच्छा नंबर शेयर में ऐड कर दो 0.15 प्लस, नहीं फिर ना प्लस करके लिखें भी सही ना, 125.38 ओवर, इनको प्लस करके भी लिखें 85.37। आंसर बताएं 1.47 एग्जैक्ट बराबर आ रहा है या थोड़ा सा फर्क है? राउंड ऑफ, तो फिर ये डाइल्यूटेड हो गया। अगर ये बराबर आ रहा हो तो 3 डेसिमल में चले जाया करें ताकि थोड़ा सा फर्क फील हो। उसके बाद R2 में चले जाएंगे, आफ्टर
ई शेयर क्या करेंगे, अर्निंग में अर्निंग ऐड, नंबर ऑफ शेयर में अर्निंग कौन से लेंगे, बेसिक वाली या लेटेस्ट, लेटेस्ट। तो ले जरा अर्निंग में 125.38 प्लस डिवाइडेड बाय 85.37 प्लस 4, हाँ जी फाइंड करें जरा 1 पॉइंट, इससे अब लास्ट से देखना है, इससे कम हो गया डाइल्यूटेड। रैंक नंबर 3 जो कि लिखने की भी जरूरत नहीं है फिर भी लिखते हैं, आफ्टर डिबेंचर। हाँ जी पहले तो इसका टोटल बताया ना जो लिखा हुआ 127 डिवाइडेड बाय 89 पहले जो प्लस करके लिख दिया। क्या करते होते हैं अली से, अर्निंग में अर्निंग ऐड, नंबर ऑफ शेयर में नंबर ऑफ शेयर ऐड। तो अर्निंग 127.83 है, उस पर नए अर्निंग ऐड करें 5 पॉइंट और नंबर ऑफ शेयर में नंबर ऑफ शेयर ऐड कर कितने 3 1 पॉइंट एंटी डाइल्यूटेड, क्योंकि ये लास्ट से इंक्रीज कर, पता चल गया। हाँ तो आप रहने दें, लिखे ही ना, अगर आपने नहीं लिखना, वो जैसे हमें ये टेबल से पता चल गया था। हाँ जैसे कि पहले बेसिक ईपीएस 1.4 आना था, फिर उसके बाद 1.4 आना है। ऐसा हमने वो राउंड ऑफ के फर्क की वजह से, वो तो राउंड ऑफ की वजह से आ रहा था ना। हाँ फिर भी अगर आ जाना तो आप उसको एंटी डाइल्यूटेड लिख सकते हो, क्योंकि उसके बराबर आ सकता है, ज्यादा नहीं आ सकता। हाँ जी अब आपने ये लिखना है, जब आपने ये फॉर्मेट लिखना है तो आपने लाजमी लिखना है डाइल्यूटेड ईपीएस, ये लाजमी लिखना होता है आपने, डाइल्यूटेड ईपीएस in 2027 is equal to 1 point, ये लाजमी लिखना है आप, diluted EPS in 2027 is 1.4। ओके होगी बात, चले। अब उसने कहा जी इसके नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के लिए हमने सारा काम कंप्लीट हो चुका है, जो आप लोगों ने फाइंड किया है यही कुछ हमने लिखना था। बट अब तरीकाकार क्या होगा, यहां पर नाम लिखेंगे AAZ लिमिटेड, फिर लिखेंगे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट for the year ended December 2027 है या 7 है, रुपीज इन मिलियन में लिखा हुआ है जी। सबसे पहले आपने अर्निंग लिखनी है, अर्निंग में नेट प्रॉफिट पहले आता है, जो ये लिखा हुआ एज इट इज यही लिख दिया करें। क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है जी 127.8, 127.8। इसमें से लेस क्या करेंगे, प्रॉफिट में बेसिक ईपीएस फाइंड करते वक्त अगर कोई चीज प्लस माइनस की है तो प्लस माइनस कर दें। प्रेफरेंस डिविडेंड 2. अर्निंग यूज्ड फॉर बेसिक कितनी 125.8।
फिर उसके बाद ऑप्शन वाइज अर्निंग ऐड करना शुरू कर दें। ऐड इंक्रीमेंटल अर्निंग रैंकिंग वाइज करनी है आफ्टर ऑप्शन 0। फिर इंक्रीमेंटल अर्निंग आफ्टर पी शेयर। एक बात हमेशा याद रखनी है, एंटी डाइल्यूटेड को प्रेजेंट नहीं करना है। जहां तक डाइल्यूटेड है वहां तक सारा प्रेजेंट करेंगे। अर्निंग यूज्ड फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस, अर्निंग जी सॉरी रैंकिंग वाइज अर्निंग यूज्ड फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस 1। ये हमारा अर्निंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो। देखिए सारा कुछ वही है, वहां से पिक करके आ रहे हैं। वर्किंग तो सबके लिए एक जैसी है, वो प्रेजेंटेशन पूछे, वो एक्सट्रैक्ट पूछे, वो नोट्स पूछे, जो भी पूछे वर्किंग एक जैसी, प्रेजेंटेशन चाहिए। उसके बाद वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, हेडिंग देंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे, यहां पर ऊपर लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर्स इन मिलियन है या सिंपल है, मिलियन ही है। सबसे पहले हम लिखेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स यूज्ड फॉर बेसिक ईपीएस, कितना 85. फिर वही बात आफ्टर ऑप्शन और आफ्टर ऐड, इंक्रीज इन शेयर्स आफ्टर ऑप्शन 0. फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर आफ्टर पी शेयर्स 4। क्या एंटी डाइल्यूटेड तो लेना नहीं है, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स used for diluted EPS। ये आपके नोट्स। अगर आप सारा ईपीएस ठीक करके आते हैं, वैल्यूज भी ठीक होती हैं, और नोट्स में ये फॉर्मेट नहीं बनाकर आते, उसमें कुछ नहीं नंबर देने। वो कहेगा मैंने तो नोट्स पूछे थे, आप जो मर्जी करके हैं, आपने तो अपनी मर्जी की है। तो जो पूछे वो जवाब देना। अकाउंटिंग में जिसका बुरा पेपर होता है और पास होता है, इसका मतलब है उसकी फॉर्मेटिंग ठीक है। कैलकुलेशन की गलतियां बेयरेबल होती, फॉर्मेटिंग की गलती, फॉर्मेटिंग से मुराद है कि जो उसने पूछा वैसा जवाब अगर हम नहीं देंगे, चीज वही, जैसे ये आपने ऐसे ही प्रेजेंट करके आए, यहां किसी प्लस करने में गलती आ गई या कोई वैल्यू इधर गलत कैलकुलेट करके आई, वो बेयरेबल है। लेकिन अगर आप सिंपल जैसे पूछा उसने नोट से और आपने इस अंदाज में सवाल करके आए किया, तो ये भी वही है सारा, लेकिन उसको कोई नंबर नहीं देगा। तो इसलिए ये ध्यान करना होता है कि उसने पूछा किस अंदाज में है। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम ही खत्म हो गया। चलिए ऐसा है कि 28 क्वेश्चन आपने कर तो लिया है, तो 28 और 30 मैंने करवाना जरूर है, ताकि ना उसमें कोई क्योंकि उसमें एक दो बातें ऐसी हैं जो बताने वाली हैं। अब कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं रहता हमारा इस टॉपिक का। आपने कल के लिए नोट्स की अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो उसकी भी एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल हम कर लेंगे। तो कल के लिए एक क्वेश्चन तो आपने करना है, अच्छा इसमें ना स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी पूछा हुआ है, आपने सिर्फ इसमें से ईपीएस का पोर्शन करना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाने की जरूरत नहीं है अब, तो ए पार्ट आप ना करना, सिर्फ बी पार्ट कर लेना, ठीक है। और 25 क्वेश्चन भी आपने करना है, क्योंकि आगे सारे आप कर सकते हो। 25 भी करना है और एक नोट्स का सवाल कर लेना।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22, एग्जांपल नंबर 22, 22, 25, 26